नमस्ते, स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में आप जानेंगे कैसे आप अपना नूडल्स बनाने का बिजनेस शुरू कर सकते हैं और कैसे आसानी से आप नूडल्स बनाने के साथ साथ आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं। तो एंड तक देखिएगा। कोई भी अगर क्वेश्चन क्वेरी है तो जरूर हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा ताकि हम आपको मदद कर पाए आपके सफल बिजनेस को शुरू करने में। तो उसी के साथ साथ अगर आपका कोई क्वेश्चन क्वेरी है तो हमें जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में, और कौन से बिजनेस का गाइड आप देखना चाहते हैं। उसी के साथ साथ अगर आपका कोई भी क्वेश्चन क्वेरी है तो टेलीग्राम ग्रुप में आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और हमारे वेबसाइट में जाके आप ब्लॉग पढ़ सकते हैं। तो अलग अलग बिजनेस गाइड आपको मिल जाएगा, रेफरेंस वीडियो आपको देखने को मिलेंगे। तो आज ही लाइक शेयर सब्सक्राइब जो भी करना है आप कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हम पहुंच सके और उनको मदद कर पाए ज्यादा से ज्यादा नए बिजनेस शुरू करने में। तो चलिए समझ लेते हैं कि यहाँ पे सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि कौन सा ये प्रॉब्लम शुरू कर रहा है और ये किस तरीके से काम करता है। तो जैसे आप जान पा रहे हैं कि नूडल जो होता है, नूडल्स इज अ फास्ट फूड, प्राइमरी फास्ट फूड होता है। तो नूडल क्या होता है, बेसिकली मैदे से बनता है। मैदा या रवा जो होता है, रवा से बनता है। सो उसको क्या करते हैं, जैसे आप रोटी बनाते हैं उसी तरीके से आप मैदे से या रवा से इसको बनाते हैं। सो इसको टिपिकली हम क्या करते हैं, हम इसको स्टीम करके या बॉईल करके दूसरे सब्जी के साथ मिक्स करके, जैसे चाइनीज लोग खाते हैं वैसे हम लोग इसको चाउमीन या नूडल्स बना के कंज्यूम करते हैं। क्योंकि ये फास्ट है, चीप है और अवेलेबल है। मतलब हर जगह आप इंडिया में कहीं भी चले जाओ आपको चाउमीन जो है, नूडल जो है वो आपको जरूर मिलेगा। प्रॉब्लम कौन सा है, ये भूख का प्रॉब्लम है, यानी हंगर का जो प्रॉब्लम होता है, या हंगर वाला प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व कर रहा है। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इशू जिसके बारे में रोटी कपड़ा मकान, जैसे आपको पता ही है, रोटी कपड़ा मकान के अंदर ही आता है और यहाँ पे आपका हमेशा आपका डिमांड जरूर रहेगा। तो यहाँ पे आपका कस्टमर कौन है, जैसे हम बार बार एनालाइज करते हैं कि आपका यूजर बायर क्या अलग होता है। यूजर बायर अलग का मतलब होता है कि जैसे कभी कोई ट्यूशन पढ़ता है तो उसमें यूजर कौन होता है, स्टूडेंट होता है, और उसमें पैसा कौन देता है, पेरेंट्स देते हैं। तो यहाँ पे यूजर और बायर अलग होता है। तो इसमें जो मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है, मार्केटिंग स्ट्रैटेजी अलग होती है। पर इस जगह पे जब आप नूडल्स बना रहे हैं, इसको मार्केट में जाके आप सेल कर रहे हैं थ्रू होलसेलर या रिटेलर, तो यहाँ पे आपका यूजर और बायर क्या सेम है या अलग है? टिपिकली सेम होता है। तो इसलिए आपका जो मार्केटिंग स्ट्रैटेजी होगा वो भी सेम होगा। आपको अलग अलग तरीके से मार्केटिंग स्ट्रैटेजी करने की जरूरत नहीं है। तो ये कौन बिजनेस शुरू कर सकते हैं, ये बिजनेस कौन शुरू कर सकती है, ये बहुत ही वाइटल चीज होता है। यहाँ पे कि आपका जेंडर मैटर करता है, क्वालिफिकेशन मैटर करता है, एज मैटर करता है? एकदम नहीं करता है। कोई भी इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं, मेल फीमेल शुरू कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन की कोई जरूरत नहीं है। बेसिक आपको मैथ्स आना होगा, मैथ्स, और बेसिक आपको बेसिक स्किल्स, ह्यूमन स्किल्स जिसको हम कहते हैं कि लोगों से बात करना, लेबर के साथ बात करना, मैनेज करना, ये सारी चीज़ें आपको आनी पड़ेंगी और फिर आप इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। यहाँ पे एज मैटर करता है? बिल्कुल नहीं मैटर करता। 18 से लेके 80 साल के कोई भी एज ग्रुप में कोई भी इस बिजनेस को जो है वो शुरू कर सकते हैं। तो आज ही आप इस वीडियो को अगर हम देखेंगे एंड तक तो आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से आप इस बिजनेस को शुरू कर पाएंगे, कितना परसेंट मार्जिन है और कितना रोकड़ा आप यहाँ पे कमा सकते हैं। तो यहाँ पे आपका कस्टमर कहाँ है? प्राइमरली आपका कस्टमर जो है ऑफलाइन ही है। पर अगर आप इसको रिटेल में सेल करना चाहते हैं, अमेजोन फ्लिपकार्ट में सेल करना चाहते हैं, ग्रोसरी में, जैसे आपका मैगी या जितने भी सारे कंपनीज है वो अभी ऑनलाइन में सेल कर रही हैं, तो आप ऑनलाइन में भी लेटर ऑन कर सकते हैं। पर इनिशियल स्टेज में आपका जो है, लोकल स्टेज में या स्मॉल स्केल में जब आप काम कर रहे हैं, तो मैक्सिमम सेल या ऑल ऑफ द सेल आपका जो है वो लोकल में होगा। लोकल कस्टमर्स को ही आप ये प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि एक तो होता है कि इसका शेल्फ लाइफ जो होता है कंपैरेटिवली 6 महीने तक होता है, टिपिकली 6 महीने तक होता है। तो 6 महीना शेल्फ लाइफ इट्स ओके। आपका टारगेट रहेगा कि कैसे अब मैं लोकल मार्केट में इस प्रोडक्ट को ज्यादा से ज्यादा पुश कर सकूं ताकि मेरा जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम ज्यादा से ज्यादा मूव हो। क्योंकि यहाँ पे आपका पैसा वैसे ही बनेगा, आपका वॉल्यूम के ऊपर आपको जो है वो पैसा बनाना पड़ेगा। अगर आप फॉर एग्जाम्पल 10 किलो नूडल्स बना के मार्केट में बेचते हैं तो उतना कुछ फायदा नहीं है। द प्रोडक्ट हैज टू मूव, द प्रोडक्ट हैज टू बी कंज्यूम्ड ऑन अ रेगुलर बेसिस। तो यहाँ पे आपका कस्टमर कहाँ पे है? आप मैगी का दुकान, या मैगी आपको कहाँ मिलता है? आपको लेह लद्दाख में भी मिलता है, आपको दिल्ली के पॉश होटल में भी मिलेगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो जाता है कि आपका जो कस्टमर है वो हर जगह होता है। आपका अर्बन में होता है, सेमी अर्बन, रूरल में होता है। यानी भूख हर जगह लगती है, हंगर जो है वो हर जगह लगता है। सो इसका अवेलेबिलिटी और रिक्वायरमेंट जो है वो हर जगह होता है। सो ऐसा कोई टेंशन नहीं है कि आपका इस जगह पे बिकेगा उस जगह पे बिकेगा, क्योंकि जब भी आप शुरू कर रहे हैं आप लो स्केल में शुरू करेंगे। अब लो स्केल में शुरू करेंगे तो आप रूरल में भी कर सकते हैं, सेमी अर्बन में भी कर सकते हैं और अर्बन में भी कर सकते हैं। और नूडल का बिजनेस जो होता है ऐसा बिजनेस होता है कि जो आप घर से कर सकते हैं, आप घर से कर सकते हैं। यानी आप अपना गराज जो है, आप गराज से शुरू कर सकते हैं। आपका अगर टेरेस है या छत में जगह है, 100 150 या 300 स्क्वायर फुट का, 400 स्क्वायर फुट का अगर आपके पास जगह है,
आप आसानी से घर से इस बिजनेस को आप आराम से शुरू कर पाएंगे। तो चलिए डिस्कस कर लेते हैं कि कौन से यहाँ पे स्पेशल लाइसेंसेस की जरूरत है। तो यहाँ पे लोकल ट्रेड लाइसेंस की आपको जरूरत होती है। स्पेशल लाइसेंस, जी हाँ, आपको यहाँ पे स्पेशल लाइसेंस की जरूरत होगी। जैसे आपका, क्योंकि आप फूड सेफ्टी मतलब फूड रिलेटेड खाना बेच रहे हैं, तो आपको फसाई की रिक्वायरमेंट होगी और आपको यहाँ पे जीएसटी का रिक्वायरमेंट होगा। अगर आप इंटर स्टेट बेच रहे हैं, लोकल बेच रहे हैं, तो इनिशियल स्टेज में आपको इसकी जरूरत नहीं है, पर इवेंचुअली जब आपका बिजनेस ग्रो करेगा तो आपको इसकी जरूरत जरूर होगी। और यहाँ पे अगर आप लार्ज स्केल में काम कर रहे हैं तो फायर सेफ्टी और पोल्यूशन का जो होता है उसका एनओसी आपको लेना पड़ेगा। लोकल जो आपके फॉर एग्जांपल जो भी डिपार्टमेंट होते हैं, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट होते हैं, फायर सेफ्टी का आपको लेना पड़ेगा एनओसी। सो यहाँ पे कौन कौन से गवर्नमेंट स्कीम्स आपको अवेल कर सकते हैं जहाँ पे गवर्नमेंट आपको सपोर्ट करती है। अगर आपको मशीनरी परचेज करना है, क्योंकि मशीनरी जो होता है वो अलग अलग तरीके से अलग अलग बजट में आता है। वो बजट कैसा होता है, वो वॉल्यूम के ऊपर होता है, वो वॉल्यूम के ऊपर आप परचेज करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि नूडल मेकिंग का जो प्रोसेस है वो क्या है। नूडल मेकिंग में क्या होता है, आपके पास मैदा होता है, मैदा या रवा होता है। तो रवा को आप क्या करते हैं, बेसिकली आप उसको पानी के साथ गूंदते हैं। ठीक है, पानी के साथ गूंदते हैं। जैसे आप जैसे आप रोटी बनाते हैं, रोटी बनाने के पहले आप क्या करते हो, उस आटे को गूंदते हैं। फिर गूंदने के बाद क्या होता है, उसको मैं लेयर बनाता हूँ। जैसे आटे को, जैसे आप रोलर के अंदर लेयर करते हैं, तो लेयर बना के आप रोलर के माध्यम से आप उसको लेयर में तब्दील करते हैं। फिर लेयर में तब्दील करने के बाद एक डाई होता है, एक डाई होता है जो उस लेयर को, यानी सोचिए कि इतना चौड़ा लेयर है, उसको छोटे 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 धागे के रूप में काटता है, जो आपका बन जाता है नूडल्स, जो आपका बन जाता है नूडल्स। तो ये पूरा जो प्रोसेस होता है, फिर ये जो नूडल्स निकलता है ये तो फिर चिपक जाएगा, टूट जाएगा। फिर इसको क्या करना पड़ता है, स्टीम करना पड़ता है। स्टीम करना पड़ता है। स्टीम करने से क्या होता है, वो सेमी कुक्ड हो जाता है। सेमी कुक्ड है, सेमी बॉइल्ड हो जाता है। फिर सेमी बॉइल्ड, क्योंकि इसमें मॉइस्चर है, भीगा हुआ है, तो भीगे हुए को क्या करते हैं, फिर इसको ड्रायर के माध्यम से सुखाते हैं। तो ये जब सूख जाता है तो फिर ये बन जाता है आपका नूडल्स। तो ये एक बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। जैसे आप समझ पा रहे हैं कि जैसे आटा गूंदना ये हो गया, फिर उसको डाई के माध्यम से छोटे छोटे टुकड़ों में काटना, फिर उसे नूडल्स हो गया, फिर उसको सेमी बॉयल करना, स्टीम के माध्यम से उसको सेमी बॉयल किया जाता है, फिर उसको ड्रायर के माध्यम से सुखाया जाता है, तो फिर उसके बाद बन जाता है आपका नूडल्स। तो ये हो गया पूरा प्रोसेस। तो इसके लिए जो मशीनरी चाहिए होगी, हाई फाई मशीनरी की जरूरत नहीं है। जो भी मशीन आप लेंगे तो उसमें आएगा एक स्टीमर, डाई कटर, मतलब जिसके माध्यम से आप इसको रोलर मिलेगा आपको, उसमें आप इसको लेयर हिसाब से बना सकते हैं। उसी रोलर में जब आप डाई लगाएंगे तो आपका नूडल कटर बन जाता है। तो ये हो जाता है पूरा कंप्लीट प्रोसेस आपके लिए। उसके बाद आप PMEGP आप इस स्कीम का फायदा उठा सकते हैं। स्टैंड अप इंडिया उद्यम, तो बहुत सारे ऐसे स्कीम्स गवर्नमेंट ने निकाले हैं जिसका फायदा आप ले सकते हो। यहाँ पे मुद्रा लोन में आपको ऑब्वियसली पैसा मिल जाता है, कोलैटरल फ्री, गवर्नमेंट जो है वो गारंटर बनती है, तो यहाँ से आप मशीनरी परचेज कर सकते हैं। तो ऐसे कुछ फीचर्स आपको मिलेंगे, ऐसे कुछ स्कीम जो है आप अवेल कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट वेबसाइट्स में जाके एक बार चेक कर लीजिए, वहाँ पे आपको डेफिनेटली ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल्स मिलेगा, या आप यूट्यूब में सर्च कर सकते हैं ये सब टर्म्स लेके और आपको डिटेल्स मिल जाएगा। तो यहाँ पे चलिए डिस्कस करते हैं कि कितना कैपिटल चाहिए, कितना पूंजी चाहिए आपको बिजनेस करने में। तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि ये आपका जो है थोड़ा सा लिटिल बिट कैपिटल एक्सपेंसिव आपका होता है, क्योंकि जो आप मशीनरी लेंगे, आपको टिपिकली दो टाइप का मशीनरी चाहिए होगा। एक होगा रोलर, जिसके माध्यम से आप ऑब्वियसली नूडल को बनाएंगे, और एक आटा गूंदने का मशीन होता है, और एक स्टीमर होता है। तो ये सारी चीज़ें जो होती है आपको परचेज करने पड़ेंगी मार्केट से, या आपका जो मैन्युफैक्चरर होता है जो आपको इक्विपमेंट सप्लाई करेगा, उससे आपको ये परचेज करना पड़ेगा। सो यहाँ पे वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, वो कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करता है। कैपेसिटी का मतलब होता है कितना वॉल्यूम वो काम कर सकता है, कितना वॉल्यूम ऑफ आटा या मैदा जो है उसको लेके वो काम शुरू कर सकता है। सो क्योंकि आप शुरू कर रहे हैं लो वॉल्यूम से, आप 50 से 100 किलो पर आवर का जो कैपेसिटी है उससे शुरू कर सकते हैं। यानी डेली का आप कितना कर सकते हैं, 8 घंटे का अगर आप शिफ्ट चलाते हैं, यानी आपका 400 किलो से लेके आप 800 किलो तक डेली का नूडल का प्रोडक्शन कर सकते हैं अगर आप फुल कैपेसिटी में चलाते हैं। और यही चीज़ जब आप मार्केट में सेल करते हैं तो कितना खर्चा आता है, तो किलो हिसाब से अगर मैं 50 से 60 रुपए अगर पकड़ता हूं तो फिर आपका डेली का इनकम कितना होता है। सो अराउंड 20,000 आपका यहाँ पे जो है सेल होगा। 20 से जस्ट इमेजिन कि मैं यहाँ पे कर रहा हूँ 40,000 रुपए का आपका यहाँ पे सेल होता है, 50 रुपए लेके अगर मैं पकड़ता हूँ। और यहाँ पे अगर मैं 10% से लेके 15% या 12% का मार्जिन लेके अगर चलता हूँ, तो डेली आप 2,000 से लेके आराम से 5,000 तक या 4,000 तक आप डेली आप जो है प्रॉफिट, ये मैं प्रॉफिट बोल रहा हूँ, इसके अंदर आपका मटेरियल कॉस्ट आ जाएगा, लेबर कॉस्ट आ जाएगा, और बाकी जो भी खर्चे होते हैं वो हो जाते हैं। तो यहाँ पे आप डेली का 2,000 रुपए से लेके 4,000 या 5,000 रुपए तक डेली आप प्रॉफिट कमा सकते हैं इस बिजनेस के माध्यम से। तो आपका मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट जो होता है, मिनिमम
मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट आपका होगा इक्विपमेंट में। इक्विपमेंट आपका डिपेंड करता है, यहाँ पे आप देखेंगे मार्केट में या इंडिया मार्ट में जाके देखेंगे तो 70,000 से लेके आपका शुरू होता है, आपका अप टू 3 से 4 लाख रुपए का जो है वो मशीनरी आ जाती है। और उसके बाद जैसे आप वॉल्यूम बढ़ाएंगे वैसे 8 लाख, इवन ऑटोमेटिक मशीन अगर लगाना चाहते हैं तो वो 1-2 करोड़ के अंदर आ जाता है। उसमें ज़्यादा स्पेस आपको चाहिए होता है, अराउंड 7,000 स्क्वायर फुट टू 8,000 स्क्वायर फुट आपको वहाँ पे जगह चाहिए होगा अपने बिजनेस को ऑटोमेटिक जो होता है, जो नूडल मेकिंग बिजनेस जो होता है। तो यहाँ पे आपको प्रॉपर्टी कैसे चाहिए, जैसे मैंने बताया कि आपको एटलीस्ट मिनिमम ऑफ 300 to 400 स्क्वायर फुट आपको जगह चाहिए होगा मशीनरी को लगाने के लिए, स्टोरेज करने के लिए, सामान को सही तरीके से रखने के लिए। और वर्किंग कैपिटल, यानी जब आप काम शुरू कर रहे हैं तो आप 3 लेबर के साथ, 5 लेबर के साथ काम शुरू कर सकते हैं। और इनको अगर 7,000 रुपये महीना अगर तनख्वाह देते हैं तो 20-30 हज़ार रुपये आपका महीने का लेबर कॉस्ट आ जाता है। फिर उसके बाद जो ओवरहेड कॉस्ट आ जाता है, सो मोटा मोटी आपका पर मंथ 50 से 60 हज़ार रुपये आपका एक्सपेंसेस बन जाता है। यानी आपका वर्किंग कैपिटल आपको ये चाहिए होगा इंटू 6 करके आप चलिए, यानी 6 महीने का खर्चा। सो अराउंड 5 से 6 लाख रुपए आपको हाथ में लेके वर्किंग कैपिटल लेके चलना पड़ेगा। और इक्विपमेंट इन्वेस्टमेंट के लिए 5 से 6 लाख रुपए लेके चलना पड़ेगा। और उसका 20% आपको जो है आपका, फॉर एग्जाम्पल कभी भी कोई भी अगर प्रॉब्लम हो जाता है उसके लिए आपको एक इमरजेंसी फंड हिसाब से रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे अगर मैं 6 लाख पकड़ूं, यहाँ पे अगर 6 लाख पकड़ूं, यहाँ पे अगर 3 लाख पकड़ूं, 6 और 12 होता है, यहाँ पे 15 लाख रुपए लेके आप इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। और आप यहाँ पे इस बिजनेस को रोलिंग कर सकते हैं 6 महीने में विदाउट एनी प्रॉफिट। तो ऐसे आपको ध्यान में रख के अपना बिजनेस जो है वो शुरू करना पड़ेगा। सो विदाउट एनी प्रॉफिट का मतलब ये बोलता हूँ कि अगर आपका सोचिए कि कभी किसी मंथ में पूरा सेल नहीं होता है तो उसी जगह से आप वो जो है बिजनेस को चला सकते हैं, आपका बिजनेस जो है वो ठप नहीं पड़ेगा। तो एम्प्लॉय एक्सपेंसेस जैसे मैंने बता दिया है कि सेमी स्किल्ड आपको लेबर चाहिए होगा या लो स्किल्ड या अनस्किल्ड लेबर चाहिए होगा, ज़्यादा हाई फाई नहीं चाहिए। प्रॉपर्टी रेंटल आपके लोकेशन के ऊपर डिपेंड करता है, अगर आप अर्बन एरिया में रहते हैं तो ज़्यादा होगा, लोकल एरिया में रहते हैं तो वो कम होगा। तो स्क्वायर फुट के हिसाब से आपको करना पड़ेगा। मेन खर्चा आपका होगा बिजली का मोटा मोटी जो भी आप मशीनरी लगवाएंगे तो वहाँ पे 30 किलोवाट का, या आपका अगर ऑटोमेटिक लगाते हैं तो 180 या 200 आपका किलोवाट का जो है आपका लाइन लेना पड़ेगा, बिजली का लाइन। और यहाँ पे मेन आपका टारगेट ये होना पड़ेगा कि लोकल जो, क्योंकि आपका ये जो फोकस है कि होलसेलर जो है, होलसेलर के साथ आपको डील करना पड़ेगा। और रिटेलर जो खुचरा दुकान में है जो आपका नूडल्स बेचता है, तो यहाँ पे आपको होलसेलर और रिटेलर के माध्यम से आपको उसमें बेचना पड़ेगा। तो टारगेट ये करना पड़ेगा कि होलसेलर को मैं कैसे बेचूं और रिटेलर को कैसे बेचूं, उनके साथ आपको मार्केटिंग और सेल्स करके आपको उनके साथ रिलेशन बना के अपना जो वॉल्यूम है या अपना जो प्रोडक्ट है उसको जो है मार्केट में आपको मूव करना पड़ेगा। तो ये बिजनेस मॉडल कौन सा होता है? प्राइमरीली ये आप डायरेक्टली कस्टमर्स को भी सेल कर सकते हैं और डायरेक्टली आप बिजनेसेस को भी सेल कर सकते हैं। सो ये आपका B2B2C में आता है। पर प्राइमरीली जब आपको शुरू करना है तो फर्स्ट में आपको शुरू करना है B2B मॉडल में। फिर लेटर ऑन जब आप ग्रोथ स्टेज में आ जाएंगे, ये ग्रोथ आपने ऑलरेडी कर रहा है, एक मूव आप वॉल्यूम मूव कर रहे हैं, तो इस सिचुएशन में आप डायरेक्टली कस्टमर्स को जो है वो सेल कर सकते हैं। पर इनिशियली आपको क्या करना पड़ेगा, कस्टमर्स यानी होलसेलर और रिटेलर के माध्यम से सेल करना पड़ेगा, यानी B2B के माध्यम से आपको शुरू करना पड़ेगा। लेटर ऑन आप B2C में घुस सकते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं एग्जिस्टिंग बिजनेसेस कौन से हैं। तो बहुत सारे आप लोकल एरिया में अगर सर्च करते हैं नूडल मैन्युफैक्चरर या नूडल सप्लायर जो है, या चाउमीन जो सप्लाई करते हैं, रेडीमेड नहीं, जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, तो उनके साथ आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और ये क्या, ये बिजनेस फ्रेंचाइजेबल है? नॉट एग्जैक्टली, ये बिजनेस फ्रेंचाइजेबल नहीं है। मैक्सिमम जो बिजनेसेस हैं वो B2B में काम करती है, और कुछ जो FMCG में काम करते हैं, जैसे आपका अगर मैं फॉर एग्जांपल मैगी को पकड़ लूँ या हिंदुस्तान यूनिलीवर को पकड़ लूँ, वो प्राइमरली B2C में भी काम करते हैं, यानी डायरेक्टली आप कंपनी से भी परचेस कर सकते हैं। बट बिकॉज ऑफ द स्केल ऑफ मैगी कंपनी, वो प्राइमरली डिस्ट्रीब्यूटर्स को देते हैं और आप खरीदते हैं डिस्ट्रीब्यूटर्स से। सो इसका बिजनेस मॉडल हो जाता है B2B। तो किस तरीके से प्राइस करें अपने प्रोडक्ट को? बहुत ही सिंपल चीज है कि आपको लोकल मार्केट सर्वे करना पड़ेगा। आपको पहले क्या करना पड़ेगा, जैसे जेनेरिक मेडिसिन होती है ना, उसी तरीके से आपको जेनेरिक नूडल्स बेचना पड़ेगा, क्योंकि आपको तो कोई नहीं जानता है। आपको जैसे मैगी एक ब्रांड हो गया, आपका तो ब्रांड नहीं है, तो इस जगह पे लोकल मार्केट में आपका वॉल्यूम के हिसाब से, यानी केजी हिसाब से या ग्राम हिसाब से सेल होता है। तो लोकल मार्केट में जाके अगर आप सर्वे करते हैं, तो अगर वहां पे आप देखेंगे कि 100 ग्राम जो है वो 10 रुपए में मिल रहा है, यानी 1000 ग्राम जो है, यानी 1 किलो जो है वो कितना 100 रुपए में मिल रहा है। तो आपका टारगेट ये होना पड़ेगा कि मार्केट में 100 रुपए किलो में बिक रहा है, तो मैं कैसे उसको 10%, 15%, यानी 10 to 15% मैं उसको 80 रुपए में कैसे निकाल सकता हूँ, 90 रुपए में कैसे निकाल सकता हूँ मैं मार्केट में। तो अगर आप मार्केट में लो, क्योंकि यहाँ पे जेनेरिक में क्या होता है कि जो जितना डिस्काउंट देगा उसका उतना कंजम्पशन होगा। आपका प्राइमरी गोल है कि वॉल्यूम मुझे निकालना है मार्केट में, ना कि मुझे ब्रांडिंग करना है। स्लोली एंड ग्रेजुअली आप ब्रांडिंग पे फोकस करेंगे, बट प्राइमरी आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा कि कैसे मैं वॉल्यूम को मूव करूँ। तो इस जगह पे आपका टारगेट होगा कि कैसे मूव करें। जैसे मैंने स्ट्रैटेजी आपको बताया कि प्राइस में ये खेलना पड़ेगा, क्योंकि ओवरहेड कॉस्ट, क्योंकि मैं आधा
आधा मैदा या रवा, इसका प्राइस तो मार्केट में सेम रहता है। पर यहाँ पे अगर आप 10%, 20-15% अगर आप कम करके बेचते हैं तो इसमें फ़ायदा ये होगा कि मार्केट को आप जल्दी कैप्चर कर पाएंगे और आपका जो मटेरियल है वो ज़्यादा वॉल्यूम में चलेगा। तो इनिशियल स्टेज में अगर पूरा प्रॉफिट भी ना हो, पर एटलीस्ट आपका धंधा चलाने के लिए जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है वो आप निकाल सकते हो। पर आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि बिजनेस जो है वो कभी भी प्राइस कंपटीशन के ऊपर ज़्यादा लगाना नहीं चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान यूनिलीवर आपकी बैंड बजा सकता है, क्योंकि उसके पास पैसा है, आपके पास नहीं है, उतना पैसा नहीं है। तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा। और ओवरहेड कॉस्ट, जैसे मैंने बताया कि मंथली कॉस्ट, लेबर कॉस्ट और आपका जो है रॉ मटेरियल का कॉस्ट। रॉ मटेरियल तो आप लोकल में परचेज कर सकते हो, पर ये कॉस्ट हो जाता है। तो आपका टारगेट ये रहना पड़ेगा कि कैसे मैं रॉ मटेरियल को मतलब जो भी मैं प्रोडक्शन कर रहा हूँ उसको ज़्यादा से ज़्यादा मैं मार्केट में मूव कर सकूँ। तो चलिए बात कर लेते हैं कि कैसे आप मार्केट सर्वे करेंगे, कितना टाइम लगता है इसको लॉन्च करने में। थोड़ा सा तो टाइम लगेगा, क्योंकि आपको लेबर को लेना पड़ेगा, उसको ट्रेन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपका 30 से 90 दिन तक आपका टाइम लग सकता है, क्योंकि अगर आपके पास दूसरे चाउमीन फैक्ट्री से अगर लोग उठाते हैं तो आपका जल्दी हो जाएगा। पर अगर आपको ट्रेनिंग देना पड़े, खुद भी समझना पड़े मार्केट को, सो अराउंड 30 to 90 डेज शुड बी द टाइम टू लॉन्च दिस बिजनेस। तो यहाँ पे कौन कौन सा रिस्क इन्वॉल्व है, रिस्क एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे रिस्क एज इन आपका मेन, आपका जैसे मैंने बार बार कहा है कि मशीनरी या जो आप इक्विपमेंट परचेज कर रहे हैं उसका आपका इन्वेस्टमेंट जो होता है वो आपका सबसे बड़ा रिस्क हो जाता है। पर मैंने बार बार जैसे कहा है कि जिससे भी आप मशीनरी परचेज कर रहे हो उसके साथ आप बात करके रखो कि अगर मेरा बिजनेस डूब जाता है तो आप मेरे को सैल्वेज वैल्यू कितना दोगे, यानी कितना परसेंट। अगर आप 100 रुपये में खरीदते हैं तो वो बताएगा कि मैं आपको 50% डिस्काउंट में आपसे मशीन ले लूंगा अगर आप मुझे 6 महीने के अंदर दे देते हैं। सो यानी आपका यहाँ पे 50 रुपये लॉस होता है, या ना कि आपका 100 रुपये का लॉस होता है। तो इसी तरीके से आप मशीनरी सबसे बड़ा आपका लायबिलिटी हो जाता है, एसेट भी होता है, लायबिलिटी हो सकती है, जिसको आप अपने जो मैन्युफैक्चरर या जिससे डिस्ट्रीब्यूटर या सप्लायर से परचेज कर रहे हैं उसको आप सेल बैक कर सकते हैं। कितने एम्प्लॉयज रिक्वायर्ड हैं, जैसे मैंने कहा है कि 5 से 7 एम्प्लॉयज आपको इनिशियली चाहिए होगा, सेमी स्किल्ड और लो स्किल्ड, जहाँ पे वो एक होगा ऑपरेटर, कुछ होंगे जो माल उठाएंगे, माल लेके जाएंगे, कुछ होंगे पैकिंग करेंगे। तो ये पूरा चीज आपको चाहिए होगा। 5 से 7 लेबर आपको चाहिए होगा काम को शुरू करने के लिए। तो आपको अपना पहला कस्टमर कैसे मिलेगा, जैसे मैंने कहा है कि ये B2B बिजनेस है। B2B बिजनेस में क्या होता है कि आपको डायरेक्टली बिजनेस जो दूसरे बिजनेस ओनर्स है उनके पास जाके अपना प्रोडक्ट या सर्विस जो है उसको बेचना पड़ता है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जाना पड़ेगा होलसेलर के पास लोकल में जो बेचता है और रिटेलर के पास। तो दोनों के पास जाके आप बेच सकते हैं। होलसेलर जो है आप उसको ज़्यादा अच्छा प्राइस देना पड़ेगा, रिटेलर को मतलब फॉर एग्जांपल इसमें आपने उसको 20% मार्जिन छोड़ दिया तो यहाँ पे आप उसको 15% मार्जिन छोड़ दोगे या 10% मार्जिन छोड़ दोगे। तो इसी तरीके से आपको जो है अपना कस्टमर उठाना पड़ेगा। कस्टमर कैसे उठाना पड़ेगा, सैंपल लेके जाना पड़ेगा, सैंपल लेके जाके थोड़ा सा पैकेजिंग आपको अच्छा करना पड़ेगा। पैकेजिंग मार्केट के हिसाब से अच्छा करने के बाद आप होलसेलर के पास जाइए, रिटेलर के पास जाइए, उसको बताइए कि लोकल मार्केट में आपको 100 रुपये में उठाना पड़ रहा है, यानी मे बी आप वहाँ पे 100 रुपये में बेच रहे हैं पर उसको मार्केट से उठा रहे हैं आप 80 रुपये में। मैं आपको क्या करूंगा, मैं आपको 75 रुपये में दे दूंगा या 78 रुपीज़ में दे दूंगा। क्योंकि यहाँ पे जो होलसेलर है, रिटेलर है, वो दो चीज़ देखता है। एक चीज़ देखता है वो है क्वालिटी, और दूसरा जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट उसके लिए है वो है मार्जिन। तो उसको अगर आप अच्छा मार्जिन देंगे उसको कुछ नहीं फर्क पड़ता है, वो आपका प्रोडक्ट जो है वो मूव करना शुरू करेगा। सो क्वालिटी भी आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप मैदे के साथ कोई भी भूसा मिला के आप बेच रहा है, ऐसा नहीं, ऐसा काम नहीं करना है, घटिया काम नहीं करना है, अच्छा काम करना है। पर यहाँ पे मार्जिन जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसमें आपको डायरेक्टली जाके इनके साथ बात करना पड़ेगा। इट्स अ एस्टैब्लिश इंडस्ट्री, जो भी FMCG में काम करते हैं तो ये एस्टैब्लिश इंडस्ट्री है, तो अलग से आपको इधर उधर भागने की जरूरत नहीं पड़ती है। इस इंडस्ट्री में जाके सबको पता है कि इसका डीलर कौन है, उसका डीलर कौन है, उससे जाके आप बात कीजिए, प्रोडक्ट दिखाइए, फिर वहां से आप मूव करना शुरू कीजिए और वो आपको कमिटमेंट देगा कि हाँ मेरे को आपका जो है डेली का 400 किलो चाहिए, डेली का मेरे को 200 किलो चाहिए, मैं इसको मूव करूंगा। सो इसी तरीके से आपको 4-5 डीलर या 4-5 डीलर और 40-50 रिटेलर के साथ इस बिजनेस को शुरू करना पड़ेगा। जैसे मैंने बताया कि लो स्किल्ड और सेमी स्किल्ड आपको चाहिए होगा, हाई स्किल्ड की जरूरत नहीं है। सेमी स्किल्ड जो होगा वो बेसिकली ऑपरेटर या सुपरवाइजर होगा। लो स्किल्ड होगा जो पैकेजिंग करेगा, माल उठाएगा, माल लेके जाएगा और माल सप्लाई करेगा। सो इसी का रिक्वायरमेंट है, आपको हाई फाई लोगों की जरूरत नहीं है। तो कितना पैसा आप कमा सकते हैं और कितने जल्दी आप पैसा उठा सकते हैं इस मार्केट से। जैसे मैंने बताया कि आपका 6 लाख हो गया इन्वेस्टमेंट, मशीनरी और सब कुछ मिला के। अगर मैं ये सबसे ज्यादा मैं बोल रहा हूँ, मतलब अगर मिड लेवल का बात कर रहा हूँ, 6 लाख रुपए ऑपरेटिंग कैपिटल लेके चल रहे हैं और 3 लाख रुपए एज अ इमरजेंसी फंड लेके चल रहे हैं, तो कितना होता है 15 लाख रुपए। सो आपका यहाँ पे टारगेट होगा कि कैसे मैं यहाँ पे 6 लाख जो मशीनरी में इन्वेस्टमेंट किया है और ये 15 लाख रुपए जो मैंने डाला हुआ है बिजनेस में, उसको मैं कैसे उठाऊं। तो अगर बेसिक हिसाब करते हैं, अगर आप डेली का 500 किलो अगर मूव करते हैं ऑन एवरेज, मैं ये बहुत ही कम बोल रहा हूँ, अगर आप चलिए फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट 400 kg अगर उठाते हैं,
और वहाँ पे अगर आप 60 रुपए में या 50 रुपए में 60 रुपए में अगर उसको आप सेल करें तो कितना आपका डेली का रेवेन्यू आता है? 24,000। ये रॉ मटेरियल को छोड़ के मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो अगर आपको 24,000 रुपए आपका यहाँ पे डेली अगर सेल होता है तो इस जगह पे यहाँ पे टिपिकली 10 से 15% का मार्जिन होता है। तो 10 से 15% अगर इनिशियल स्टेज में बहुत ही, मैं आपका बोल रहा हूँ कि बहुत ही कम खर्च, बहुत ही कम वॉल्यूम में आप काम कर रहे हैं, टिपिकली इसका रेंज अगर होता है कि 800 किलो या 1000 किलो आप डेली का प्रोडक्शन कर रहे हो, तो आप सोच लीजिए कि कितना यहाँ पे वॉल्यूम निकलेगा। ये कंप्लीटली डिपेंड करता है वॉल्यूम के ऊपर। सो अगर 10% मैं पकड़ता हूँ यहाँ पे, आपका डेली का आपका प्रॉफिट आना चाहिए 2400 रुपए। तो 2400 रुपए अगर आप 30 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना होता है? सो मिनिमम ऑफ 72,000 जो है आप मार्केट से उठा सकते हैं या बिजनेस से। मिनिमम, ये मिनिमम बेयर मिनिमम बोल रहा हूँ, ये आपका एक प्रॉफिट निकल के आ रहा है और ये ग्रॉस प्रॉफिट है। तो यहाँ पे आपका खुद का सैलरी ये सब मैं इसमें इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ। तो इस चीज पे आपको थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा। अगर आप स्लोली एंड ग्रेजुअली मंथ बाई मंथ 10% करके इंक्रीज कर रहे हैं तो आप कितने दिनों में 15 लाख रुपए उठा सकते हैं? सो ऑन एन एवरेज अगर मैं यहाँ पे 80,000 रुपए महीने का अगर मैं प्रॉफिट अगर लेके चलता हूँ, या 80,000 रुपए अगर आप पुश कर रहे हैं इस मार्केट में या प्रॉफिट उठा रहे हैं, सो आपका 18 महीने के अंदर जो है ये पूरा जो 15 लाख रुपए आपने डाला हुआ है वो पैसा आ जाता है। यानी 1.5 साल के अंदर आपका पूरा जो है वो पैसा आपके पास निकल के आ जाता है। उसके बाद जितना भी प्रोडक्शन होगा, जितना भी मूव करेगा, वो आपका प्रॉफिट है। सो इस जगह पे ये हो जाता है कि आपका विद इन 18 मंथ्स ये आपका डेट फ्री एक बिजनेस हो जाता है। सो इट्स अ वेरी गुड बिजनेस टू रन, बिकॉज उसके बाद क्या होगा, 80,000 90,000 फिर तो वॉल्यूम आप बढ़ाएंगे ना, तो उसमें फायदा ये होगा कि आपका जो रेवेन्यू स्ट्रीम है वो वहां से ग्रो होना शुरू हो जाएगा और या ज्यादा से ज्यादा ग्रो होगा। तो इस बिजनेस में आप कैसे जीत सकते हैं? जैसे मैंने बार बार कहा है कि प्राइस इज द बिगेस्ट ड्राइवर इन दिस। फिर आस्ते आस्ते आपको ब्रांड वैल्यू बनाना है, फिर रिलेशन बनाना है, लोकेशन के ऊपर भी डिपेंड करता है और क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये 1 2 3 4 5 चीज जो है वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये चीज अगर आप करते हैं, ये लॉन्ग रन का मैं बात कर रहा हूँ, इमीडिएटली आपको ब्रांड वैल्यू में नहीं जाना है। मेन आप काम करना है प्राइसिंग, मार्केटिंग, सेल्स और क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, इस पे आपको फोकस करना है। तो ये था आज का वीडियो। इस वीडियो में आपने जाना, आई होप दिस वीडियो वाज यूजफुल। कोई भी क्वेश्चन क्वेरी जरूर हमें बताइएगा। और इस वीडियो में आपको एंड में अभी तो पता चल गया होगा ना कि कैसे आप नूडल का बिजनेस शुरू कर सकते हैं, कितना जल्दी आप पैसा इसमें उठा सकते हैं और कितना फायदा होता है। तो आई होप ये वीडियो यूजफुल था आपके लिए। कोई भी क्वेश्चन क्वेरी जरूर हमें बताइएगा और हमारे टेलीग्राम ग्रुप के साथ जुड़िए। कोई भी क्वेश्चन क्वेरी बताइए एंड विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू आउट। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय और जय हिंद।